बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य प्रथम के अंतर्गत प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताओं का ये पांचवा व्याख्यान। इसके अंतर्गत हमने अब तक प्रयोगवादी कविता की धाराओं की कुछ विशेषताओं पर बात की है और जिसमें बात की है कि प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी काव्यधारा के बाद की कविता है और तार सप्तक के प्रकाशन से इस काव्यधारा की शुरुआत होती है। धीरे धीरे इस कविता की विशेषताओं में विश्व युद्ध के बाद की मानसिकता उभर कर आती है, जिसमें अस्तित्ववाद या व्यक्तिवाद और शिल्प पर बल, अभिव्यंजना शिल्प पर बल आदि जैसी विशेषताओं की चर्चा की गई थी। इसी क्रम में आज अगली विशेषता के रूप में चर्चा की जाएगी, वह है अहं की प्रतिष्ठा यानी अहंकार। तो प्रयोगवादी कविता की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अहम की प्रतिष्ठा की गई है, यानी कवि अपने अहंकार को महत्वपूर्ण मानता है और इसीलिए प्रयोगवादी कविता अपने में अहं को महत्व देता है। वह अपने व्यक्तित्व की विशेषता अपने अहंकार में देखता है, यानी हर कवि अपने आप को विशिष्ट मानता है। वह जन सामान्य से नहीं जुड़ता बल्कि अपनी विशेषता को सुरक्षित रखता है और इस समाज में वह अपनी विशिष्ट छवि को बनाए रखना चाहता है। इस कारण प्रयोगवादी कविता में मैं या मेरा शब्द की अधिकता मिलती है। इन शब्दों के माध्यम से कवि सामूहिक दायित्व बोध या जो सामाजिकता होती है उससे बचने की कोशिश करता है, यानी वह समूह में रहकर अपने व्यक्तित्व को खो देना नहीं चाहता बल्कि समूह के बीच रहकर भी अपने व्यक्तित्व को या व्यक्तित्व की विशिष्टता को बनाए रखना चाहता है। यह जो विशेषता है यह प्रगतिवादी जो दृष्टि है उससे विपरीत है, क्योंकि प्रगतिवादी कविता में माना जाता है कि समाज के उद्धार से ही या समाज की बेहतरी से ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है और इसीलिए समाज एक होकर या समाज के एक साथ रहकर ही हम क्रांति ला सकते हैं या परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन प्रयोगवादी कविता यह मानता है कि नहीं, व्यक्ति का अहम उसकी विशिष्टता है और इसीलिए वह अलग से वह अपनी छवि को विशिष्ट बनाए रखना चाहता है। यानी प्रयोगवादी कवि मानता है कि समाज में व्यक्ति रहता है, लेकिन समाज में वह सामाजिक नियमों से अलग या सामाजिक दबाव से अलग अपनी विशिष्टता या विशेष पहचान को बनाए रखता है। इस प्रकार समाज में विशेष बने रहना ये प्रगतिवादी धारा के विपरीत आती है और इसीलिए समाज में विशेष बने रहना प्रयोगवाद की पहचान बन जाती है। यानी जो समाज में घुल मिल जाए वो प्रगतिवाद की चेतना है और जो समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए वो प्रयोगवाद की धारा है। इसी को स्पष्ट करते हुए हम देख सकते हैं कि आगे की एक प्रसिद्ध कविता है, हमने पौधे से कहा। उसमें वह कहते हैं, हमने पौधे से कहा मित्र हमें फूल दो। हमने पौधे से कहा मित्र हमें फूल दो, उसकी फुनगी से चिंगारियाँ दो फूटी। उसकी फुनगी से चिंगियाँ दो फूटी। यानी कवि यहाँ पर अपनी विशेषता देता है, विशेषता प्रदर्शित करता है कि कवि अपने विशिष्ट व्यक्तित्व से वो पौधे से संवाद करता है और उससे कुछ संवाद स्थापित करता है। इसलिए कवि विशिष्ट रूप से कहता है कि हमने पौधे से कहा। यहाँ वह सामूहिकता का बोध नहीं है बल्कि वहाँ एक व्यक्ति के रूप में अपनी विशिष्टता को बनाए रखना चाहता है और इसी की अभिव्यक्ति कहीं कहीं पर अन्य कविताओं में होती है, जैसे नदी के द्वीप कविता में भी जब वो कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं, तो वहाँ भी कवि अपनी विशिष्टता को बनाए रखना चाहता है। यानी समाज में विशिष्ट बने रहना और विशिष्टता आती है कवि में अहंकार से। तो इस प्रकार अहंकार या अहम की प्रतिष्ठा भी प्रयोगवाद की विशिष्टता बन जाती है। एक अन्य विशेषता जो दिखाई पड़ती है प्रयोगवाद में वो है बौद्धिकता।
प्रयोगवादी कविता की विशेषता रही है कि प्रयोगवादी कविता बौद्धिकता को बहुत महत्व देती है। यानी कवि यह मानता है कि अतिशय बौद्धिकता का प्रकाशन प्रयोगवादी कविता की विशेषता बन जाती है। इसी आलोचकों ने कहा कि अतिशय बौद्धिकता प्रयोगवाद की विशिष्टता है। प्रयोगवादी कवि में अतिशय बौद्धिकता इसलिए मिलती है क्योंकि भावुकता के स्थान पर वह बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करता है। यानी कवि भावुकता की जगह बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करता है। प्रयोगवादी कवि अपने मानसिक तुष्टि के लिए, यानी अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, अब ये मन को संतोष प्रदान करने के लिए कविता की रचना करता है। और इसीलिए जब वो मन को प्रसन्न करने के लिए वो अपनी बुद्धि का अतिशय प्रयोग करता है, और इस कारण कविता कहीं कहीं दुरूह लगने लगती है, कठिन लगने लगती है। इसलिए प्रयोगवादी कवि समाज चित्रण की अपेक्षा वैयक्तिक उसकी अनुभूति है या जो वैयक्तिक विशिष्टताएं हैं उसका प्रकाशन करने लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कई जगह पर वह मध्यवर्गीय दुर्बलता का प्रकाशन करता है। यानी कवि अपनी मध्यवर्गीय स्थिति या जो मध्यम वर्ग की जो स्थिति है उसकी पीड़ा को या उसकी विशेषताओं को प्रकट करता है, और इसीलिए वो समाज में संपूर्णता में बात नहीं करता। यानी प्रयोगवादी कवि मध्यवर्गीय कविता है, ऐसा आलोचकों का भी मानना है। इसीलिए अपनी मध्यवर्गीय कवि की मानसिकता में वो अपनी विशिष्टता को बचाए रखना चाहता है, और इसीलिए कवि कहता है कि बौद्धिकता उसकी कविता का एक तरह से अनिवार्य तत्व बन जाता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं अज्ञे की कविता में, जो तृतीय वर्ष की पाठ्यक्रम में भी संकलित है, हरी घास पर क्षण भर। जब हम उस कविता की व्याख्या करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें भी कवि बौद्धिकता की बात करता है, और अपने प्रेम के अनुभव में भी वो बौद्धिकता को आरोपित करता है। कवि हरी घास पर क्षण भर कविता में अज्ञे कहते हैं, चलो उठें अब तक हम बंधु थे, चलो उठे अब तक हम बंधु थे, सैर को आए और रह बैठे तो लोग कहेंगे, धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे। यानी यहाँ पर कवि अपनी विशिष्टता को बचाए रखना चाहता है, लोगों की नज़र से बचना चाहता है, और इसीलिए वो कहता है और उसकी विश्लेषण करता है। दो प्रेमी हरे घास पर क्षण भर बैठते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी बुद्धि जागृत रहती है और उनकी भावना की जगह पर बुद्धि हावी हो जाती है, और वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं। तो इस प्रकार प्रेम में भी बौद्धिकता का प्रवेश या प्रेम में भी बौद्धिकता का प्रकट करना या प्रकटीकरण करना, ये कवि यहाँ पर प्रदर्शित करता है। यानी कवि अपने प्रेम भावना से ज़्यादा प्रेम भावना के विश्लेषण या अपनी बुद्धि के प्रदर्शन पर ज़्यादा बल देता है, और इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ प्रयोगवादी कविता में बौद्धिकता का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार कविता में प्रयोगवादी कविता में अनेक रूपों में ये चीज़ें, ये तत्व दिखाई देती हैं। अगर हम थोड़ा और इसको समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता में अहंकार है। प्रयोगवादी कविता में जो अहंकार का प्रदर्शन है वो मध्यवर्गीय भावनाओं के अनुरूप है। यानी जो शहरों में मध्य वर्ग है वो उसका प्रदर्शन ज़्यादा होता है, और जो मध्य वर्ग है, जो शिक्षित है, वो अपने तर्क वितर्क और बौद्धिकता को अपनी कविता में प्रकट करता है। वो बौद्धिकता में इसलिए प्रकट करता है कि उसकी विशिष्टता बची रहे। यानी ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अपनी विशिष्टता बचाए रखना चाहता है वो समाज में अपने आप को विशिष्ट प्रस्तुत करना चाहता है, विशेष तौर पर प्रस्तुत करना चाहता है। और जब वो विशेष तौर पर प्रस्तुत करना चाहता है तो समाज से पूर्णतः जुड़ नहीं पाता है, और इसलिए वह अकेलापन भी उसमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार प्रयोगवादी कविता में अहंकार भी है, मध्य वर्ग का अहंकार है, उसमें बौद्धिकता है। बौद्धिकता इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को विशिष्ट मानता है समाज से, और समाज में जब विशिष्ट बन जाता है तो सामाजिक सरोकारों से या सामाजिकता से वो घुल मिल नहीं पाता, और इसलिए वो अकेला पड़ जाता है, और फिर अकेले संघर्ष करता है तो उसमें दुख की अनुभूति होती है, उसमें निराशा की भावना भी आती है। तो इस प्रकार प्रयोगवादी कविता को समझने के लिए ये बिंदु
ध्यान में रखने पड़ेंगे कि प्रयोगवादी कविता में विशिष्टता है, और विशिष्टता का जो बोध है वो मध्यवर्गीय विशिष्टता का बोध है, वो संपूर्ण समाज का बोध नहीं है, जो कि प्रगतिवादी कविता में थी। प्रगतिवादी कविता पूरे समाज को परिवर्तन करना चाहती थी, लेकिन प्रयोगवादी कविता व्यक्ति को महत्व देती है और व्यक्ति की विशेषता को वो सर्वाधिक परिवर्तनशील मानती है और उसी को महत्व देना चाहती है। तो इस प्रकार प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं नए रूप में हम देख सकते हैं। अलग कुछ और बिंदुओं की चर्चा करें तो हम कुछ उसकी विशेषताएं देख सकते हैं कुछ कवियों की। जैसे अज्ञे की कविता की कुछ पंक्तियाँ यदि हम देखें तो वहाँ पर कहते हैं, अज्ञे बौद्धिकता का प्रयोग करते हुए कहते हैं, फूल को प्यार करो, यानी वो स्पष्ट कहते हैं फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो। यानी कवि बिल्कुल बौद्धिक रूप में कहता है कि फूल से उस भावुकता का संबंध एक नए रूप में बौद्धिक रूप में रखता है कि फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो। यहाँ पर पूरी बौद्धिकता हावी हो जाती है। और फिर वो कहता है कि जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रचना से, पर जो मरे उसे मर जाने दो। यानी कवि यहाँ पर चरम बौद्धिकता दिखाता है और उस सारी भावनाओं संवेदनाओं को बिल्कुल अलग कर देता है और अपने तर्क के आधार पर कहता है कि फूल को प्यार करो लेकिन जब झरे तो झर जाने दो और जब मरे तो उसे मर जाने दो। इसलिए हम कह सकते हैं कि चरम बौद्धिकता प्रयोगवादी कविता में दिखती है। एक अन्य कविता में हम देखें तो आप देखेंगे कि अहंकार या विशिष्टता का बोध दिखाई पड़ता है सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की कविता में, जब वो कहते हैं थर्मामीटर के पारे सी चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं। थर्मामीटर के पारे सी चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं, अखंड कीर्तन की थकी हुई अस्पष्ट धुन सी। अखंड कीर्तन की थकी हुई अस्पष्ट धुन सी जिसकी जिंदगी है। यहाँ पर कवि जिंदगी को विशिष्ट संदर्भ में प्रस्तुत करता है और वो कहता है कि जो जिंदगी है उसमें जो भावनाएं हैं वो थर्मामीटर की पारे की तरह उतर रही चढ़ रही, यानी उसे विशिष्ट रूप से बदलता है। वो सारे समाज से नहीं देता कि उसकी भावनाएं कैसे प्रदर्शित होती है। यहाँ पर वो कहता है कि थर्मामीटर की पारे से भावनाएं जुड़ रही हैं, उतर रही हैं। वो मध्यम वर्गीय मानसिकता की बात करता है और वो अखंड कीर्तन की थकी हुई अस्पष्ट धुन सी वो उदाहरण देता है कि उसकी जिंदगी है, यानी उसको विशेष तौर पर प्रस्तुत करना चाहता है। इसी प्रकार भारत भूषण अग्रवाल की एक और कविता में वो अपनी विशेषता या अहंकार की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। यानी वो साधारण में भी अपने असाधारणता की बात करते हैं, यानी विशिष्टता की बात करते हैं, यानी वो बाकी से अलग बताने की बात करते हैं और कहते हैं साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन मेरा अति साधारण। साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन मेरा अति साधारण, साधारण खान पान साधारण वस्त्र पाए। तो यहाँ पर कवि अपने को यह दिखाने की बात करता है, अपने अहंकार को दिखाने की बात करता है कि मैं साधारण नगर में रहा हूँ और साधारण घर में मेरा जन्म हुआ है, साधारण खान पान है मेरा, साधारण वस्त्र है और यही मेरी विशिष्टता है। तो इस प्रकार कवि प्रायः ये बात ध्यान रखनी चाहिए प्रयोगवादी कविता की विशेषता में कि प्रयोगवादी कवि निश्चित तौर पर अपनी बात को कहते समय उसे विशिष्ट बनाए रखना चाहता है। वो विशिष्ट बनाने के लिए यहाँ पर साधारण शब्द का प्रयोग करता है। जब कवि चरम बौद्धिकता की बात करता है तब वो कहता है कि फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो। दूसरी तरफ वो अपनी मध्यवर्गीय विशेषता की बात करता है तो कहता है कि जिसमें थर्मामीटर की पारे से चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं। अब वो अपनी विशिष्ट मध्यवर्गीय भावनाओं की व्यक्ति करता है और फिर जब वो कहता है कि मैं साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, तो भी वह अपनी विशिष्टता की बात करता है कि मैं बाकी समाज से बिल्कुल अलग हूँ। तो यहाँ पर प्रयोगवादी कविता की विशेषता दिखाई पड़ती है कि प्रयोगवादी कवि अपने अहंकार को विशिष्ट बनाकर प्रस्तुत करना चाहता है
और इसके लिए वो बौद्धिक तत्वों का सहारा लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता में अनेक विशेषताएं हैं जो मूल रूप से अस्तित्ववाद से जुड़ी हुई हैं। इसमें बार बार हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रयोगवादी कविता के समय में जो समय था, जो परिस्थितियां थी, वह विश्व युद्ध के समय की परिस्थितियां थी। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था जिसमें भयानक जनमाल की क्षति हुई थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में भी अनेक जान माल की क्षति हो रही थी और उससे व्यक्ति को अपने स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व, अपनी पहचान, अपने जीवन को लेकर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कवि अपने व्यक्तित्व की चिंता करता है, वह समाज में अपनी क्षण भंगुरता की बात करता है। वो सोचता है कि जीवन तुरंत नष्ट होने वाला है, इसलिए अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करता है और अपनी समाज में अपनी पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। और यही प्रयोगवाद की विशेषता बन जाती है कि प्रयोगवादी कवि निरंतर नए सत्य की तलाश करना चाहता है, सत्य की तलाश करना चाहता है। लेकिन सत्य की तलाश करने के लिए वह सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाता है। वह जन सामान्य से नहीं जोड़ता, पूरे समाज में अपने आप को एक नए रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। यानी वह चाहता है कि व्यक्तित्व, समाज में व्यक्तित्व, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व एक नए रूप में परिभाषित हो। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व एक विशिष्ट है और उस विशिष्टता को सुरक्षित कर रखना चाहता है। यह पूरी की पूरी मध्य वर्ग की चेतना थी। शहरों में रहने वाला मध्य वर्ग अपने आप को जन सामान्य से नहीं जोड़ पाता था और अपनी उस सुविधाओं पर केंद्रित हो गया था। अपनी सुविधाओं पर केंद्रित होने पर वह अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखना चाह रहा था। वो समाज के साथ घुलना मिलना नहीं चाह रहा था और अपने समाज में अपने दुखों को, अपने अहंकार को विशेष बनाकर प्रस्तुत करना चाह रहा था। तो ये प्रयोगवाद की मुख्य विशेषताओं में हम मान सकते हैं कि प्रयोगवादी कवि अपने व्यक्तित्व, अपने अहंकार को विशिष्ट बनाकर बचाए रखना चाहता है। अगले व्याख्यान में हम कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे।